हाउ टू कंप्लीट वर्ड पावर मेड इजी बुक इन 15 डेज। सो 90 डेज़ का स्टडी प्लान इंग्लिश के लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियो डाली और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे उस वीडियो पर मिला। तो उस वीडियो के जो उस स्टडी प्लान का जो फाउंडेशन पार्ट है, उस फाउंडेशन पार्ट में मैंने इस बुक को 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि इतनी बड़ी बुक 15 दिन में कैसे कंप्लीट हो सकती है, और YouTube पर जो वीडियोज़ है हाउ टू रीड वर्ड पावर मेड इजी करके, उन वीडियोज़ का भी बहुत बड़ा रोल है इस मिस गाइडेंस को फैलाने में। क्योंकि कई वीडियोज़ में बोल रहा है कि लोगों ने कि 2 से 3 महीने इस बुक को कंप्लीट करने में लगाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ी बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो कैब इम्प्रूव करने के लिए, तो पूरा टाइम लगाइए इस पर। कईयों ने बोला है कि हर चीज़ को मेमोराइज़ करते हुए चलिए आप। कईयों ने बोला है कि 47 सेशंस इस बुक के अंदर है, तो आप एक सेशन रोज़ का करिए, 47 सेशंस के हिसाब से 47 डेज़ लगाइए। कईयों ने तो ये भी बोला है कि इस बुक के वोकैब का आप नोट्स भी बनाइए और बार बार उन नोट्स को रिवाइज़ भी करिए। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है इस बुक को। एक्चुअली इस बुक को पढ़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी चाहिए ही नहीं। तो क्या आप बताइए कि किसी नॉवल को पढ़ने के लिए कि कोई आपको स्ट्रेटजी चाहिए होती है क्या? दिस बुक इज़ वे मोर फन एंड वे मोर इंटरेस्टिंग दैन एन ऑर्डिनरी नॉवल जो कि आप पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, और इन यूट्यूबर्स ने तो इस बुक को भी बोरिंग और बर्डन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो दूसरी बात, ये बुक एक डेड बुक नहीं है कि एक स्टोरी ही चल रही है। इस बुक के अंदर एक जो राइटर है, जो नॉर्मन लुइस, वो इस बुक के अंदर ही आपके साथ आपको मिलेंगे और आपको एक जर्नी पर लेकर के जाएंगे, और उस जर्नी के बाद आप एक अलग ही आदमी निकल के आएंगे, आप अलग ही पर्सन निकल के आएंगे। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का, आपको पढ़ने का एक अलग ढंग मिलेगा। आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने ज़िंदगी में एक इतनी बड़ी चीज़ सीखी जो कि ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी। कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन दिस बुक हैज़ अ प्लेस ऑफ इट्स ऑन इन माई लाइब्रेरी। इस बुक को मैं कभी नहीं भूल सकता। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी आज तक, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो बहुत ही फन बुक है। सबसे पहली बात तो इस बुक के वॉल्यूम को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दिस इज़ लाइक अ स्टोरी बुक। जैसे स्टोरी बुक आप एक नोवेल आप पढ़ करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में उसको कभी नहीं पढ़ते, रिवाइज नहीं करते हैं, वैसे इस बुक को भी आपको दोबारा से नहीं पढ़ना है। दिस बुक इज़ ऑल्सो वन टाइम रीड ओनली। दोबारा इस बुक को नहीं पढ़ना है। इसको मेमोराइज़ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, किसी भी चीज़ को नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, और 3 सेशन ही रोज़ के होते हैं इस बुक के। उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस बुक को आप शुरुआत में खोलेंगे तो जैसे कि कोई नोवेल की स्टोरी बताता है आपको, तो एक नोवेल आपका स्पॉइल हो जाता है। वैसे ही मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इस बुक को लेकर के, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस राइटर ने क्या बोल रखा है बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जो बच्चों ने मुझे अपने डाउट्स बताए उनको मैं रिजॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इस बुक को खोलेंगे तो मेन जो यहाँ से बुक शुरू होती है इंडेक्स के बाद, हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, उसमें राइटर ने बता रखा है कि कैसे इस बुक को आपको असल में यूज़ करना है। जैसे कि जो मेन बात है, इस बुक को पढ़ते टाइम आपको एक पेंसिल लेकर के बैठना है, क्योंकि राइटर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस आपको करवाएगा हर सेशन के बाद, उन वर्ड्स को लिखवाएगा। दूसरी मेन बात, हर वर्ड को आपको बोल करके देखना ही है। वो राइटर भी बोलता है, हर वर्ड को आपको टॉक अलाउड करना ही है, ज़ोर से बोल के देखना ही है। उससे आपको वर्ड अच्छे से क्लियर होता है आपके माइंड को जब आप बोलेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रोनाउंसिएशन सिस्टम भी इस राइटर ने शुरुआत में ही आपको दे रखा है कि कैसे एक वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो तो चलेगा नहीं। जैसे कि डिक्शनरी में होता है, आपने क्लिक किया और उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको सुन गई। तो इस एक प्रोनाउंसिएशन सिस्टम थोड़ा सा दे रखा है राइटर ने, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई वीडियोस में लोग बोलते हैं कि इसको आप स्किप करके डायरेक्ट सेशंस पर आ जाइए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप वर्ड सीख भी लेते हैं और उसको प्रोनाउंस गलत करते हैं, दैट डज़ नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स। अगर आप उस वर्ड को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में बाद में फिर, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को आपको याद ही कर लेना है कि कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, पहले याद कर लूँ उसके बाद इस बुक को पढ़ने शुरू कर दूँ। सिर्फ एक नज़र मार लेनी है। उसके बाद जब भी आप आगे कोई वर्ड आएगा उसको प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत हो, आप भूल जाएंगे ऐसे प्रोनाउंस होता है वो, तब आप इसको थोड़ा सा रेफ़र कर सकते हैं और आप उस बुक को इस वर्ड को आप प्रोनाउंस कर लेंगे। तो एक नज़र ज़रूर मार लेनी है और उसको ज़रूर यूज़ करना है अपने इस रीडिंग के दौरान इन चीज़ों को। उसके बाद वहीं कुछ चीज़ें अब राइटर ने बोल रखी है यहाँ पर। उसके बाद
पार्ट 1 शुरू होता है गेटिंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। कैसे इस बुक को हम अब यहाँ से शुरू होती है बुक, और बुक की शुरुआत में ही एक टेस्ट एक राइटर ने आपको दे रखा है कि आपकी प्रेजेंट वोकेबलरी कैसी है। ये आपको एक आईना दिखाने के लिए चीज़ है कि सच में आपकी जो डिक्शन आपकी जो वोकैब है कितनी वीक है। इस टेस्ट को देने के बाद, जो कि ये टेस्ट है, ये मेरी बुक नहीं है, जिसकी भी बुक है उसने टेस्ट दे रखा है। इस टेस्ट को देने के बाद आप 90 to 99% डीमोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर आपका स्कोर सच में कम आएगा। क्योंकि जितने भी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको लगता है कि हमारी वोकैब तो अच्छी ही होगी, लेकिन एक्चुअल में वोकैब अच्छी नहीं होती है। इस टेस्ट को देख करके आपको पता लग जाएगा अपना स्कोर, और उसके बाद आपको इस बुक के ऊपर काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा सच में आपकी बुक वोकैब बहुत वीक है। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, और इस टेस्ट को स्किप नहीं करना है आपको। इस टेस्ट को आपको ज़रूर देना है। इस बुक की कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी। जैसे आप किसी भी स्टोरी की, किसी नोवेल के एक स्टोरी का 2-3 पन्ने आप छोड़ देंगे तो आपको उस नोवेल का फिर एक मज़ा नहीं मिल पाएगा, एक अच्छे से उस नोवेल को आप समझ नहीं पाएंगे उस स्टोरी को। तो बिल्कुल भी एक भी चीज़, एक भी पेज इस बुक का आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद राइटर ने कुछ बातें बता रखी हैं कैसे आप वोकैबलरी पे आपको काम करना चाहिए, कैसे इस बुक को से आपकी वोकैब अच्छी बनेगी। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा सेशन 1। तो हम सेशन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि राइटर ने वर्ड्स सिखा रखे हैं कुछ, जैसे कि कुछ वर्ड्स राइटर ने सिखाए हैं। जैसे कि पहले ईगोइस्ट एक वर्ड आ गया, राइटर ने ईगोइस्ट वर्ड आपको सिखाया। उसके बाद ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड सिखाया। उसके बाद इंट्रोवर्ट वर्ड सिखाया, एक्सट्रोवर्ट वर्ड सिखाया, और इन वर्ड्स के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ऑल्ट्रुइस्ट की एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, ईगोटिस्ट वर्ड की एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, ईगोइस्ट वर्ड की एक एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो जैसे कि इस जिसकी भी बुक है, जिस बुक को ये पढ़ा है, हिज मार्क्ड थिंग्स, जैसे कि वर्ड राइटर ने सिखाया उसको भी उस बंदे ने डिक्शनरी में देखा है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कि वर्ड की ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दी है उनको आपको मार्क नहीं करना है, डिक्शनरी में नहीं देखना है। एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, जो एक्सप्लेनेशन जो राइटर ने दे दी है वही आपकी जो मीनिंग है उसी मीनिंग को आपको लेकर के चलना है उस वर्ड का। डिक्शनरी अलग से आपको नहीं देखनी है इस वर्ड को देखते टाइम, जो वर्ड आपको राइटर सिखा रहा है। हाँ, इस वर्ड को सीखने में, जैसे कि इस वर्ड को सीखने में, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रोवर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए राइटर ने एक पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया है। तो उस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते वक्त जो भी वर्ड आएंगे, जैसे कि मान लीजिए फ्यूटाइल वर्ड एक आ गया, और फ्यूटाइल वर्ड का आपको मान लीजिए मीनिंग नहीं पता है, तो आप तुरंत एक डिक्शनरी आप अपने साथ रखिए, एक डिजिटल डिक्शनरी, जो कि मैं आपको बोलता हूँ कि मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी आपको रखनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। उस डिक्शनरी से इस वर्ड का आप मीनिंग देखिए, और मीनिंग देख करके अपनी रीडिंग को फ्लो में रखिए। आपको अंडरलाइन नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपको वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना है। इस बुक को भी हमें एज जैसे कि हम उस स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है कि रीडिंग से हमारी इंग्लिश वोकैब बहुत ज़्यादा सुधरती है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी मैंने आपको बोला है कि डबल डिक्शनरी जैसे कि रखनी होती है। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप किसी भी वर्ड पे अटक मत जाइए, और उस वर्ड को बस एक बार आप देखिए और आगे बढ़ जाइए। उस वर्ड का मीनिंग देखा डिक्शनरी में और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखा। वैसे ही वही कंसेप्ट इसमें आपको यूज़ करना है। जिस भी वर्ड में आपको दिक्कत आए समझने में, उस वर्ड का आप डिक्शनरी में देखिए और फिर आगे फ्लो में अपनी रीडिंग रखिए। बिल्कुल भी एक मार्क नहीं करना है इस चीज़ों को, उसके बाद ऐसे उसके मीनिंग नहीं लिखने हैं याद करने के लिए कि उसको भी मैं याद कर लूँ, उससे मेरी वोकैब और अच्छी हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। आपको जो भी वर्ड नहीं आता है डिक्शनरी में देखिए और आगे बढ़िए, बस एक बार देख लिया। उसके बाद वो वर्ड्स आगे रिपीट होते हैं, क्योंकि आपको इसके बाद भी रीडिंग कंटिन्यू रखनी ही है। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद अगर आप रीडिंग कंटिन्यू नहीं रखेंगे, अपनी रीडिंग आगे जारी नहीं रखेंगे, तो आपकी इस बुक को पढ़ने का भी बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस बुक का बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा जब आप आगे रीडिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो भी वर्ड्स आते हैं वो आगे बिल्कुल दोबारा रिपीट होंगे, और दोबारा हम उनको देखने के लिए जब भी हम क्योंकि फ्लो में ही हम रीडिंग करेंगे, तो उन वर्ड्स को हम दोबारा देखेंगे डिक्शनरी में से। तो 2-3-4 बार जैसे कि फ्यूटाइल वर्ड आया यहाँ पर, आगे हमने कभी दोबारा कुछ और पढ़ा, दोबारा फ्यूटाइल वर्ड आएगा तो दोबारा हम डिक्शनरी में देखेंगे, तो दोबारा हमको वर्ड क्लियर हो जाएगा।
ऐसे तीसरी बार और आएगा तो तीसरी बार दोबारा हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हर बार उस वर्ड को देखने में हमारा टाइम ज़्यादा कम लगेगा और हमें याद रहेगा कि ये वर्ड हम पहले देख चुके हैं। तो 3 से 4 बार जब ये वर्ड रिपीट हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगा वर्ड। ऐसे आप उसको बीच रास्ते में ही रीडिंग में टिक करेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी है कि आपको मार्क सिर्फ वही चीज़ें करनी है जो ये राइटर आपको मार्क करने के लिए बोले। जहाँ पर ये राइटर पेंसिल का यूज़ करने के लिए बोले वहीं पर ही आपको पेंसिल यूज़ करनी है, बाकी आपको सिंपली इसको रीड करना है जैसे कि हम एक स्टोरी को रीड करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेज आ जाती है। हर सेशन कंप्लीट करने के बाद उन एक्सरसाइज को करने का तरीका इस राइटर ने बता ही रखा है, वैसे ही इन एक्सरसाइजेज को आप करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कई बार जब आप इन वर्ड्स को देख रहे होंगे तो राइटर कई बार आपको ये बोलेगा कि ये वर्ड एक नाउन होता है, नाउन की तरह यूज़ होता है, ये वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ये वर्ड एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि जिस वर्ड के पीछे ORY आ गया वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, जिसके पीछे नेस है तो नेस एक नाउन सफिक्स होता है, उसको वो एक नाउन बन जाता है। जिसके पीछे ITY आता है वो भी नाउन होता है, जिसके पीछे ENT आ जाता है वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस ग्रामर में आपको नहीं जाना है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, क्या बोल रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में क्लैरिटी बनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और बिल्कुल भी इस चीज़ पे अटक नहीं जाना है। हमें अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखनी है जैसे कि हम करते आ रहे हैं। हमें वर्ड्स पे ही अपना फोकस रखना है, हमें अपनी वोकैब बनानी है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो आगे हमारा अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, उस पर अब हमें नहीं अटकना है। तो ऐसे करते करते आप डेली के आप 3 सेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 3 सेशन करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज भी है और आप डिक्शनरी का बहुत ज़्यादा भी यूज़ करते हैं बीच में आपको चीज़ों को समझने में, तो भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.25 घंटा लग सकता है। इससे ज़्यादा आपको 3 सेशन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और जब आप डेली के 3 सेशन करेंगे उसके बाद जब आप अगले दिन अब 3 सेशन और करेंगे तो पहले दिन जो 3 सेशन करें उनमें जो आपने वर्ड सीखे उनकी आप एक्सरसाइज देख लीजिए। एक लिस्ट आप, जैसे कि हमने इस सेशन के अंदर जो भी वर्ड सीखे, 7 सेशन ये है, इसके अंदर जो भी हमने वर्ड सीखे उसकी एक एक्सरसाइज होगी यहाँ पर। जैसे कि इस एक्सरसाइज के अंदर वो सारे वर्ड दे रखे हैं, 10 वर्ड आपने सीखे, 10 वर्ड की एक एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को खोलिए, उन 10 वर्ड को एक बार देख लीजिए जो हमने अब देखे थे पिछले दिन, और फिर बस जो जिसमें भी आपको मेरे ख्याल से 3, 4, 5 मिनट लगेंगे और फिर अपने 3 सेशन आपको पढ़ने हैं। तो बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं करनी, नोट्स नहीं बनाने हैं और याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ऐसे करके आप 3 सेशन आप पढ़िए और उसके बाद 47 सेशंस आपके 15 दिन में, 16 दिन में जो भी आपके कंप्लीट होंगे आपके हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट में आपको जो लिस्ट मिलेगी, जैसे कि एक फोबियाज़ की लिस्ट मिली है, एक फोबियाज़ जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में राइटर ने बताया है अपेंडिक्स में। और उसके बाद एक डिक्शनरी एक लास्ट में दे रखी है 800 वर्ड्स की, जो कि इतना वॉल्यूम तो डिक्शनरी का ही है। इस डिक्शनरी को आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डिक्शनरी को पढ़ना 800 वर्ड्स की। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो कभी और आप पढ़ सकते हैं, और अभी भी आपके पास स्पेयर टाइम बचता है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप करना चाहें तो भी इस डिक्शनरी को पढ़ने का भी वही तरीका रहेगा। आपको इन वर्ड्स की डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है सारी की सारी, और उनके बाद जो भी वर्ड्स राइटर ने आपको सिखाए उसके बाद एक छोटा सा एक क्विज़ ले लेगा उन्हीं वर्ड्स का, जिससे कि वो वर्ड आपको थोड़े से आपको मेमोराइज़ करने में आपको आसानी हो जाए। तो वैसे आप एक डिस्क्रिप्शन पढ़िए और उसके बाद ये करिए। बार बार एक वर्ड को याद करने नहीं लग जाना है कि इन वर्ड्स को भी मैं याद करने लग जाऊँ। इसको भी पढ़ना है, इस डिक्शनरी को सिर्फ पढ़ना ही है, और पढ़ के इनके क्विज़ करके इनको छोड़ देना है। अगर आप कर ही रहे हैं तो बिल्कुल भी मेमोराइज़ करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। और दोबारा बता दूं कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर हम 90 डेज़ का स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं CGL के लिए तो अपना टाइम बचाइए, इस चीज़ को आप दोबारा बाद में भी कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर हम पढ़ ही रहे होंगे रोज़ रोज़, तो ये वर्ड न्यूज़पेपर से भी आपके बहुत ही आराम से कवर हो जाएंगे। और मैं आपको वो बता ही दूँ कि जब आप लिस्ट फॉर्मेट में जब भी आपको कहीं पे भी वर्ड्स मिलते हैं सीखने के लिए, उन लिस्ट से आप प्लीज़ बचिए। तो लिस्ट फॉर्मेट में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है यार चीज़ें। जो 47 सेशन करे थे उनके अंदर एक लिस्ट नहीं थी, उनके अंदर एक अलग वे था वर्ड्स को सिखाने का, इसलिए 47 सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है और इस बुक को पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समस्या उनको आ रही है, उन बच्चों के लिए सिर्फ एक एडवाइस है कि जब आप एक सेशन पढ़ लें तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जो एक आपको इस बुक का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें इस बुक के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे किसी भी टीचर्स के। एक सेशन पढ़िए और उस सेशन का एक लेक्चर आप देख लीजिए उस वीडियो से, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो भी आपने कच्चा पक्का जो भी आपने पढ़ा वो आपने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। इससे आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स पढ़े ही हैं तो लेक्चर्स ही देख लेते हैं फटाफट, क्यों बुक को पढ़ने में टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल भी ये नहीं करना है, इस बुक को ही आपको पढ़ना है। और यूट्यूब से सिर्फ देखने के लिए मैंने आपको बोला है कि जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है उन्हीं को ही यूट्यूब से आपको ये लेक्चर्स देखने के लिए मैंने बोला है। बाकी सभी को जिसकी भी इंग्लिश एवरेज या थोड़ी सी अच्छी है उनको आपको ये बुक पढ़नी ही है। और 15 दिन में आप प्लीज़ इस बुक को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और अपनी जो कोर्स स्टडी प्लान है उस पर आप आइए। ओके, थैंक यू।